हेलो 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 हेलो। इस डाउट सेशन में कोई आएगा नहीं आएगा आज, या सबके डाउट खत्म हो गए आज पहले 4 डाउट सेशन में? ओ माय गॉड, एक बच्चा आ गया। चलो रितिका। रितिका। ओके। चलो कुछ बच्चे तो आ रहे हैं। पलक। चिराग। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सभी को जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हनी साउंड आ रहा है मेरा? आवाज क्लियर नहीं है? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा आ रहा है। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर डाउट सेशन स्टार्ट करें जी। हाँ सर। ठीक है, किन किन बच्चों के डाउट है एक बार वहां पे वो हैंड रेस की थोड़ा स्माइली बना दो, या एक बार यहीं से हैंड रेस करके दिखा दो। रितिका। पलक। अंशुल। मंजू। चिराग। ओके। हाँ जी। चलो पहला डाउट फिर किसका ले, किसी का भी ले लेते हैं। सबसे पहला मंजू आप बताओ डाउट क्या आपका? हाँ सर। सर मेरे को ना ये आपने आईसीएसई का लास्ट 5 इयर्स का पेपर कराया था ना, उसमें 2 क्वेश्चन में डाउट है। हाँ जी बोलो। तो जून 18 में क्वेश्चन था, इन ए स्कीम ऑफ बाय बैक XYZ लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी पेड ₹6 लाख टू ए शेयर होल्डर X ऑन 12/3/19. द बायबैक वाज थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. द सम ऑफ ₹6 लाख रिसीव्ड बाय X हु हैड बॉट दिस शेयर्स 2 years बैक विल बी। हाँ जी। ये 1 लाख के ऊपर हुआ तो 10% से टैक्सेबल होगा ना? नहीं नहीं, अब तो ये पूरा एग्जाम्ड है ना शेयर होल्डर के हाथ में। पर सर आपने बोला था ना 5 जुलाई 19 के पहले अगर किया तो हम्म। ये कंपनी पे करेगी, शेयर तो वो होल्डर हमें शेयर होल्डर पे करेगा। डेट रिवाइज करनी पड़ेंगे ना, वो हमें अब अपने अपने एग्जाम के कोडिंग अपडेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो जून 18 के अंदर था तो मे बी डेट वहां पे चेंज ना हुई हो। ठीक है, अब अच्छा। अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन बनेगा तो आपको नया प्रोविजन एप्लीकेबल करना है आफ्टर अमेंडमेंट। अब चाहे बायबैक वो लिस्टेड का हो चाहे वो अनलिस्टेड का हो, दोनों ही केस में अब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम होगा, कंपनी टैक्स काटेगी बस। अच्छा, अगर 5 जुलाई के पहले रहा तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा? हाँ 5 जुलाई से पहले तो फिर वो पुराना प्रोविजन लगेगा, बट एग्जाम में ना आपके जो एग्जाम होंगे उसमें पुराना प्रोविजन वो देगा नहीं वैसे अब। अच्छा ओके सर। और सर दूसरा डाउट था, ये मिसेस लक्ष्मी परचेज शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर ₹5 लाख ऑन 3rd April 2015. द शेयर वेयर सोल्ड ऑन 5th June 2016 फॉर ₹7 लाख. शी पेड एसटीटी ऑफ ₹700 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹500. द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इज। आपने इतनी तेज बोला मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। मेरे को सर एक एक बार बार ऐसा वापिस करो, ये बोलती हूँ। क्वेश्चन ना आप मुझे ना व्हाट्सएप भेज देना, ठीक है? सर रिप्लाई दोगे ना? हाँ हाँ, सो नालायक, मैंने अभी अभी इससे पहले वाले सेशन में एक बच्चे को रिप्लाई किया है, आपने मेरा नाम बदनाम कर रखा है। अरे नहीं सर, आपको पहले किया था मैसेज इसके नहीं नहीं, लिए। आप मुझे अभी कर देना, मैं सेशन के बाद पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी पलक। पलक, आपका वो ऑडियो वहां से बंद है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ हेलो, जी। गुड इवनिंग सर। हाँ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा सर, मेरे 3 डाउट्स हैं इनकम 3 टैक्स डाउट्स में। हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, पहला जो आपने कार का चैप्टर करवाया था, उसमें हाँ। आपने कहा था कि कार की जो प्रोविजंस है वो डीटीडब्ल्यूए की प्रोविजंस को ओवररूल करती हैं। हाँ जी। तो वो कैसे? वो कैसे मतलब कैसे जो है कार की प्रोविजंस डीटीडब्ल्यूए की प्रोविजंस को ओवररूल करती है? क्योंकि गार का प्रोविजन जो है ना वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट ओवररूल करता है। ओके। अगर आप गार के प्रोविजन देखोगे वहां पे लिखा हुआ है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इनकम टैक्स एक्ट, इट मींस इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो वो सब बेकार की बातें हैं। जो गार के प्रोविजन के अंदर बोला होगा वही हम प्रीवेल करेंगे। तो अगर डीटी डबल ए के अंदर भी गार के मतलब डीटी डबल ए में कुछ लिखा है और वो गार के अगेंस्ट है
तो फिर हम गार फॉलो करके चलेंगे, उस केस में DTAA के प्रोविजन फॉलो नहीं करेंगे। ओके, ठीक है सर। सर सेकंड प्रोविजन जो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर था आपका, उसमें जो 92CC सेक्शन था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का, उसमें रोल बैक की जो प्रोविजन थी, हमने उसमें कहा गया था कि जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो हम अपकमिंग जो 5 इयर्स है उसके लिए करते हैं, बट अगर हम प्रीवियस ईयर के लिए चाहें तो रोल बैक प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम लास्ट 4 इयर्स का भी कर सकते हैं। कंडीशंस आपने कही थी कि ट्रांजैक्शन सेम होनी चाहिए, जो आपकी 5 इयर्स वाली है वही आपकी 4 इयर्स वाली सेम ट्रांजैक्शन रहनी चाहिए, आपने रिटर्न फाइल करी हो, सीए रिपोर्ट आपकी जो है वो भी आपकी फाइल हुई हो। तो सर मुझे उसमें ये चीज समझ नहीं आई कि अगर उसकी हमने रिटर्न भी फाइल कर दी, सीए रिपोर्ट भी फाइल कर दी हुई है, वो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट भी हो गई, नहीं नहीं फिर हम उसकी नहीं, एडवांस ट्रांजैक्शन कंप्लीट, देखो वहां पे आपको मैंने क्लास के अंदर कहा था कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसकी असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसके लिए तो आप उसके लिए मतलब उसके लिए जो है वो एपी एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए आप एपी एंटर करना चाह रहे हो वो ट्रांजैक्शन अभी डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हो। अब सोच के बोलना, अगर मान लो मेरा कोई केस, आप सब जानते हो डिपार्टमेंट जो है 6 साल तक के केस खोल सकता है। अब अगर डिपार्टमेंट ने कोई 1 साल का केस मेरा खोला हुआ है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, रिटर्न सब कुछ फाइल कर चुका हूँ, बट अभी डिपार्टमेंट के अंदर केस चल रहा है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है उसके लिए मुझे एपी के पास जाना है, तो एपी में उसके अंदर जा पाऊंगा। अदरवाइज अगर वो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में फिर वो एपी उसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा सर, जो डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट होती है, जब जैसे हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद डिपार्टमेंट वो चेक करता है असेसमेंट करके कि हमने जितनी रिटर्न फाइल की है, जो सेल्फ असेस बिल्कुल की है, वो बिल्कुल सही बिल्कुल किया है या नहीं, और देन बिल्कुल। फाइनल वो क्लोजर होता है उसके बाद ट्रांजैक्शन का। यस, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो सबसे पहले आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। मे बी अगर आपके फादर ने कभी रिटर्न फाइल, मतलब फादर तो रिटर्न फाइल करते होंगे, कभी उनसे पूछना, उनके पास ना एक मेल आती होगी इंटीमेशन की 143(1) कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। अब अगर वो मेल आ गई है ना, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट को डाउट होता है तो फिर डिपार्टमेंट असेसमेंट का नोटिस भेजता है, और फिर उसके केस में असेसमेंट जाती है, फिर वो केस पेंडिंग हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि उसके लिए एपीए मुझे एंटर करने हैं तो आप उसके लिए एपीए के पास जा सकते हो। ओके। और सर मेरा लास्ट जो है वो डाउट है, जो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का चैप्टर था, उसमें आपने बताया था कि डिविडेंड के 2 रेट होते हैं, एक नॉर्मल रेट होता है और एक स्पेशल सीडीटी रेट होता है। ठीक है, नॉर्मल जो एक्चुअल डिविडेंड पे लगता है, और जो 222A जो डी हमारे सब क्लोजेस रहते हैं वहां पे लगता है, और जो ई वाला क्लोज होता है उसके लिए स्पेशल सीडीटी रेट लगता है, जिनके नॉर्मल रेट है 15% और उसके इसमें 30% रहता है, और इफेक्टिव जो है सर्चार्ज जो सेस लगा के वो अलग हो जाता है। और पर सर उसने आप एक बात बोली थी कि जो नॉर्मल 15% है उसमें जो है वो ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट लगता है, जो यस कि हमारे स्पेशल के केस में नहीं लगता। यस। ठीक है, तो सर पर उस केस में जो क्रॉसिंग अप करके उसको 17.64% लेकर आते हैं बिफोर सरचार्ज और सेस, तो वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज ये चीज कहाँ पे लिखी है कि वो जो 15% का जो टैक्स है वो 85% के ऊपर है, पहले हमें इसको 100% पे लेकर आना होगा, ये चीज कहाँ पे है? मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 1115O1B पढ़ना है। 1115O1B पढ़ना है, वो ग्रोसिंग अप का है। अगर आप उस ओके। प्रोविजन को पढ़ोगे ना, उसके अंदर ही ग्रोसिंग अप कैसे करते हैं उसका पूरा फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है ना। तो उसके बेस पे ही हमने ग्रोसिंग अप की है कि ग्रोसिंग अप करना कैसे है। 1150(1)(b) एक सेक्शन है, वो ग्रोसिंग अप का है। तो उसके बेस पे ही वो हमने क्या किया, 15/85 किया, देन वो 17% आया, समथिंग कुछ आया, उसमें फिर हमने सरचार्ज और सेस ऐड किए, तब जाके इफेक्टिव रेट बन गया 20.555। बट जो हमारा 222E वाला है उसके प्रोविजन में ही लिखा हुआ है कि ये जो रेट होगा ना, इसमें ग्रोसिंग अप कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन 30% प्लस में सरचार्ज प्लस में सेस, फिर वो 34.944% जो होगा वो 222E वाले केस में होगा। ओके, मतलब इस केस में अगर क्रॉसिंग अप लिखा हुआ है तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसको हमें क्रॉसिंग अप करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उसने लिखा है कि इस पे एप्लीकेबल होगा क्रॉसिंग अप, बिल्कुल इसलिए हम बिल्कुल उसको बिल्कुल क्रॉसिंग अप कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई डिविडेंड आपका नॉर्मल डिविडेंड दिया हुआ है वो 222E वाला नहीं है, तो ऑलवेज आपको ग्रोसिंग अप करके ही टैक्स निकालना। ओके। अच्छा सर, एक ना इसमें आपने एक एग्जांपल करवाई थी कि 3 फॉरेन कंपनीज हैं, वो एक इंडियन कंपनी को डिविडेंड दे रही है, और इंडियन कंपनी को उन 3 फॉरेन कंपनी में अलग अलग शेयर वो होल्डिंग परसेंटेजेस है, जिसमें आपने वो एग्जांपल जो थी वो आपकी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग स्पेसिफाइड इंडियन कंपनीज होती हैं, उस पॉइंट में आपने वो एग्जांपल क्लास में करवाई थी। तो उसमें आपने ये बोला था कि जिस अगर 28% किसको 26% से ज्यादा की जो होल्डिंग है अगर किसी फॉरेन कंपनी में है इंडियन कंपनी की, तो उस केस में जो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को डिविडेंड देती है उस पे वो 15% से टैक्स पे कर सीडीटी पे करेगी इंडियन कंपनी, और बाकी के केस में 30% से करेगी अगर उसकी 26% से लेस है वो
हाँ वोटिंग जी, पावर और उसको हाँ, डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिलता हाँ है। सेक्शन तो सर वो 115 जो बीबीडी। हाँ, और सर वो जो 30% वाली चीज है वो मतलब कंपनी के केस में जो की वो हमने उसी कंसेप्ट से की थी, जैसे कि इसमें हमने बात करी थी कि अगर हमारे मोर देन 10 लाख से ज्यादा हमारा डिविडेंड आता है तो जो कंपनीज है वो 20.555 से करती है और एक्सेस 10 लाख पे जो शेयर इंडिविजुअल होते हैं वो 10% से करते हैं होल वैल्यू के ऊपर। तो वही वाला नहीं कंसेप्ट 30% नहीं का नहीं टैक्स नहीं लगाया। नहीं 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 नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो तब लगता है 115 बीबीडीए लगता ही तब है वो 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट अगर डिविडेंड देने वाली कंपनी इंडियन कंपनी हो। अगर यहाँ पे फॉरेन कंपनी है। यहाँ फॉरेन कंपनी है ना, तो फॉरेन कंपनी जब भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, आप ऑलवेज ये मान लो कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। फॉरेन कंपनी कभी भी सीडीडी नहीं काटती। अब वो शेयर होल्डर के हाथ में किस रेट से टैक्सेबल होगा, तो गवर्नमेंट कहती है जो भी उनके नॉर्मल रिस्पेक्टिव रेट्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। अगर वो इंडिविजुअल को मिल रहा है तो स्लैब रेट, अगर पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है 30%, अगर कंपनी को मिल रहा है तो वही 25% और 30%। बट अगर वो ऐसी कंपनी को मिल रहा है जिस कंपनी का उस फॉरेन कंपनी में 26% और मोर वोटिंग पावर है, तो फिर वो इंडियन कंपनी 15% से टैक्स पे करेगी। ये प्रोविजन ये है, इसमें कोई 10 लाख वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, जो इसमें 30% थी जिसमें लेस देन 26% अगर होल्डिंग है और उसमें वो 30% से सीडीडी पे कर रही है, उसमें हम ये लेके चल रहे हैं कि सीडीडी उसकी सीडीडी टर्नओवर मत बोलो, सीडीडी मत बोलो, पहले तो सीडीडी मत बोलो क्योंकि आप एग्जाम में फिर गलत लिख आओगे। सीडीडी कॉन्सेप्ट फॉरेन कंपनी में है ही नहीं। देखो ना अच्छा, हम तो टैक्स भर रही है, टैक्स पे हाँ कर आप रही है। टैक्स बोलो, हाँ यस हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, 30% से जो टैक्स पे कर रही है डिविडेंड के ऊपर इंडियन कंपनी जो उसको फॉरेन कंपनी से रिसीव हो रहा है, तो वो जो 30% का जो टैक्स मतलब टैक्स पे कर रही है वो मतलब जो 30% है उसमें हम ये लेकर चल रहे हैं कि उस इंडियन कंपनी की जो टर्न यस 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 400 करोड़ से ऊपर है, अगर वो 400 करोड़ तक होगी तो फिर वही 25% आ जाएगा। इसीलिए करा ना 30% क्योंकि हमने ये लेकर चला कि वो 400 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। ओके पलक, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और बताओ रही, हैंड रेस करो, किस किस का डाउट है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक ही सेक्शन 155 है कैपिटल गेन में, हाँ जी रेटिफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन। हाँ जी तो सर इस ये है क्या बेसिकली, मतलब मैंने बुक ठीक से है भी पढ़ा ठीक इसको है बट मुझे ठीक ना है क्लैरिफाई नहीं ठीक हुआ। ठीक है मैं समझा देता हूँ। एक बार जी पहले जी वहां से ना ऑडियो बंद कर लेना सारे प्लीज, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी सी। सेक्शन 155 जो कैपिटल गेन का है ना, उसके अंदर जी ये सर। है, याद करो आपने ना कैपिटल गेन में एक सेक्शन 50C किया होगा। उस 50C के अंदर मैंने कहा था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल प्राइस मान लेते हो। अब हुआ क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैंने सेल प्राइस मान लिया, उसके बेस पे कैपिटल गेन निकाल दिया। अब वहां पे ना एक प्रोविजन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर असेसी को लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो उसके केस में वो क्या करेगा, या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, या वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा और वैल्यूएशन ऑफिसर उसकी वैल्यू निकाल देगा, और जो वो वैल्यू निकालेगा ना उसके बेस पे हमें कैपिटल गेन निकालने पड़ेंगे। अब सोच के बोला, मान लो डिपार्टमेंट ने कैपिटल गेन निकाल दिया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेस पे, एसएससी ने बोला भाई नहीं भाई तुमने गलत निकाले हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाऊंगा। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया, उसने बोला भाई इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू तुम्हारी कम है। अब जो मेरे पहले कैपिटल गेन निकल के आए थे और जो मेरे अब कैपिटल गेन निकल के आ रहे हैं, इट मींस अब मेरे कैपिटल गेन कम आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को उस कैपिटल गेन को ना रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 155 में कि रेक्टिफिकेशन के लिए हम 4 साल देंगे, कि डिपार्टमेंट विद इन 4 ईयर वो कैपिटल गेन रेक्टिफाई कर देगा जो उसने पहले निकाले थे। तो 4 साल के अंदर अंदर वो कैपिटल गेन रेक्टिफाई होंगे और जितना एक्सेस आपने टैक्स पे किया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। आपकी साउंड साउंड वहां से बंद है, साउंड कहाँ गया हेलो बच्चा। सर। हाँ जी हाँ जी हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी। सर, वो जो पिछले 4 सालों में रेक्टिफिकेशन किस तरह से करेगा, मतलब पिछले मुझे 4 साल, बेसिकली ये देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो आज मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, मैंने कैपिटल गेन जी। निकाले 50C के अकॉर्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन निकाल दिए, मैंने हाँ केस फिर वो डाल दिया, वैल्यूअर वाला। मैंने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास डाल दिया। अब उसका जी जी सर। उसका 2 साल के बाद ऑर्डर आ गया या 1 साल के बाद ऑर्डर आ हाँ गया जी कि सर। भैया तुम्हारे जो कैपिटल गेन हाँ। थे ना वो सही नहीं थे, उसकी वैल्यू इतनी है। अच्छा अच्छा। अब वो जी कैपिटल जी गेन जी। डिपार्टमेंट को रेक्टिफाई करने पड़ेंगे ना, क्योंकि टैक्स तो मैंने ज्यादा पे कर दिया उस टाइम। ओके तो सर, उसकी ओके ओके ओके, रेक्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने वो 4 आ साल गया। की टाइम लिमिट दी है। जी जी, थैंक यू सर। सर एक और डाउट है। हाँ जी सर एक अपनों ने कैपिटल गेन में ये पढ़ा था ना कि जो लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ का अगर अपन ट्रांसफर करते हैं हाँ जी
तो उसके केस में 24 मंथ्स अपन कंसिडर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर बट बुक में है ना उसमें 36 मंथ लिखा हुआ है फोकस एरिया में, तो वो वो थोड़ा हाँ, वो कंफ्यूजन समझ गया, वहां क्रिएट ना कर रहा वो है। चेंज कर लेना, वो 24 ओके मंथ ओके आएगा। सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। और सर एक जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा आता है, फुली टैक्सेबल होता है वो। तो सर ये पीजीबीपी में कब आएगा और अदर सोर्स में कब आएगा? देखो, केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी 3 जगह में टैक्सेबल होती है, सैलरी में भी टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी के अंदर भी टैक्सेबल होती है, अदर सोर्स में भी टैक्सेबल होती है। सैलरी में तब जाती है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। मान लो एम्प्लॉय जी ने सर। अपने एम्प्लॉयर की कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, अब उसके सरेंडर पर जो पैसा मिलेगा तो सारा पैसा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। मेरे फादर का एक बिजनेस है, मेरे फादर मेरे बिजनेस के की पर्सन है, अपने फादर की मैंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली बिजनेस के ड्यूरिंग, तो जो पैसा इस केस के जी अंदर मिलेगा वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। अब बात करो ओके अदर सर। सोर्स की। अदर सोर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फैमिली में जी मेरी मदर की पर्सन है, ठीक है जी, मेरे पापा की पर्सन जी है, अब फैमिली के की पर्सन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, उस केस में जो पैसा मिलेगा वो अदर सोर्स में जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और सर एक डाउट हो रहा है पीजीबीपी का। हाँ जी। सर जो ऑफिस प्रीमाइसेस में अपन कोई भी एसेट लेते हैं, कोई भी हाँ। अपन डेप्रिशिएबल एसेट ली अपने एक्वायर की, तो ऑफिस प्रीमाइसेस में चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होता है या नहीं होता? मिल जाता है, ऑफिस की बिल्डिंग में आप अगर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। बट सर नोट्स में तो लिखा हुआ था कि ना ऑफिस प्रीमाइसेस में अब अगर अगर अपन वो वहां लिखा होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगा ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन में लिखा ओके हुआ है कि जो भी आपके ऑफिस एम्प्लॉइज होंगे उस पे एडिशनल नहीं मिलेगा, जी, ओके, तो बेसिक मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। नॉर्मल मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। और सर एक है ना जो टेलीकम्युनिकेशन का जो वो अनअमोर्टाइज कॉस्ट का आता है ट्रीटमेंट, जो अपन टेलीकम्युनिकेशन का जो ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ जी। अगर उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है अनअमोर्टाइज कॉस्ट से, तो एक एग्जांपल करवाया था अपने क्लास में, तो उसमें है ना उसकी सेलिंग प्राइस 60 थी, मतलब 60 लाख थी, और उसका अनअमोर्टाइज कॉस्ट था 32। और है ना इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, हो सकता है सर मैंने गलत किया हो 20 लाख, क्योंकि अभी लैपटॉप वगैरह कुछ है नहीं। तो सर ये एक बार क्लियर कर दीजिए, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है अनअमोर्टाइज कॉस्ट से, तो ऐसे केस में क्या होगा और किस तरह से होगा? क्योंकि बुक में है ना दो चीज करवा रखी है, एक तो इधर लेस देखो देन ध्यान से, ए और इधर बी। देखो, इधर देखो, इधर देखो, जी जी यहाँ पे एक बार चेक करना, उसके अंदर ना मैंने ये चीज बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन जो लाइसेंस लिया ना, उसके लिए मान लो मैंने जी 100 लाख रुपए की पेमेंट की है, ठीक है, और ये जी। हाँ टेलीकम्युनिकेशन जी। का लाइसेंस मुझे मिला 10 साल तक, मतलब 10 साल का लाइसेंस है। तो अगर ये 10 साल तक मिला, ठीक है तो अगर सर। मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो इट मीन हर साल जो है वो 10-10 लाख रुपए डेबिट करूंगा। अब जी छह सर। साल के बाद क्या हुआ, 6 साल के बाद ना ये लाइसेंस मैंने किसी को बेच दिया। अब सोच के बोला, अगर 6 साल के बाद मैंने बेचा तो इट मीन 6 साल में 10 लाख रुपए अगर हर साल के हैं तो 60 लाख रुपए अमोर्टाइज हो चुके होंगे। अब जी सोच सर। के जी बोलो, टोटल कॉस्ट मेरी 100 थी, जिसमें से 60 लाख तो अमोर्टाइज हो चुके हैं, जो बैलेंस मेरा रह गया वो 40 लाख रह गया। ओके। अब जी सर। 40 लाख मेरी अनअमोर्टाइज कॉस्ट है, 60 लाख मेरी अमोर्टाइज है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है 6 साल के बाद जब आपने लाइसेंस बेचा, तो ये लाइसेंस बेचा फॉर एग्जाम्पल 60 लाख का। अब सोच के बोला, जी टोटल कॉस्ट मेरी 100 थी, 60 लाख मुझे जी सर। अलाउड हो चुके थे, 40 लाख मुझे जी और सर। अलाउड होने थे, और सेल जी प्राइस सर। कितना है 60 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है जो ये 20 लाख रुपए होंगे ना, ये तुम्हें एक्स्ट्रा मिले हैं, ये टैक्सेबल हो जाएंगे ओके पीजीबीपी के अंदर। ओके ओके ठीक है। बट अगर ओके मान लो मेरा सेलिंग प्राइस होता 120 लाख, अब सोच के बोला जी मेरा सर। सेल प्राइस 120 लाख है और मेरी कॉस्ट कितनी है 100, तो जो 20 लाख रुपए मेरे कॉस्ट से भी ज्यादा हैं ये कैपिटल गेन में जाएंगे और बाकी कैपिटल सारा जो गेन। होगा वो पीजीपी के अंदर जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक क्लियर हो यू। गया डाउट जी? जी सर जी। ओके, थैंक यू। चलो और बताओ रही अगला थैंक यू डाउट। सर। हाँ अंशुल, हाँ जी गुड आप इवनिंग। बताओ। हाँ जी अंशुल, आपका माइक बंद है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे ये हाउस प्रॉपर्टी वाले में डाउट था, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो उसमें क्या डाउट है। सर जो जैसे आपने 2 पॉइंट लिखवाए थे कि जो असेसी रहेगा वो लोन लेता है,
तो जो दो इसके लिए लेगा, लोन फॉर लेट आउट हाउस और लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो इसमें हम्म। सर जब वो लेट आउट हाउस का देगा तो 100% अमाउंट शैल बी डिडक्टेबल हाँ इसमें, जी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्पस ऑफ लोन इज एज एक डेट सेकंड ऑफ रुको, लोन लिखा हुआ एक है सेकंड इसमें। रुको, नालायक आकाश, सीधे होके बैठो, लेट के नहीं पढ़ते। बच्चा सो के पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या गीता के प्रवचन चल रहे हैं? सीधे होके बैठा करो एकदम, तभी आपको नींद आती है और तभी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती। बिल्कुल सीधे होके बैठना चाहिए। हाँ जी, अब दोबारा से, सॉरी अंशुल, दोबारा बोलो। हाँ सर। सर तो इसमें मुझे जानना था कि जैसे जो जो लोग बिजनेस ही करते हैं कि प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने का, हम्म। तो उनको सर जो तो वो अगर उसके देखो, अगर लोन लेते हैं उसके लिए। मैं बता रहा हूँ, हाँ अगर सर। आपका बिजनेस ही लेटिंग आउट का है, फिर तो लेटिंग आउट की इनकम वैसे ही पीजीपी के अंदर टैक्सेबल है। और अगर बिजनेस इनकम ही पीजीपी के अंदर टैक्सेबल है, तो अगर आपने लोन लिया, उसके लिए जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, उसकी डिडक्शन जो है वो तो पीजीपी के अंदर मिलेगी ना। उसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाउस अच्छा। प्रॉपर्टी में डिडक्शन तभी मिलेगी जब इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। जिसका बिजनेस ही लेटिंग आउट का है, उसकी इनकम ही पीजीपी के जी अंदर सर। जाती है, तो डिडक्शन भी जो होगी वो पीजीपी के अंदर जाएगी। ओके सर। हाँ वही, क्योंकि जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो ये इसमें हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम आएगी, वो सिर्फ उसमें जो इनकम आएगी इनकम टैक्सेबल जो प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है और उनका कोई इंटेंशन नहीं है उसका। हम्म। लेकिन बस यही डाउट था कि इसमें जो कुछ लोगों का बिजनेस ही है तो उसका हाउस प्रॉपर्टी से फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा, नहीं, उनको डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। देखो सिर्फ ये बात ध्यान दो, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो रही है, तो उसका इंटरेस्ट 24B में जाएगा। अगर उसकी इनकम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा रही, वो बिजनेस में जा रही है या अदर सोर्स में जा रही है, तो फिर उसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आप हाउस प्रॉपर्टी में कभी कर ही नहीं सकते। उसका ट्रीटमेंट फिर उसी हेड में होगा जहां पर वो इनकम टैक्सेबल हो रही ओके सर। सर और जो ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? है। ड्यूरिंग जॉब तो किसी को भी मिलेगी, वो टैक्सेबल होगी। अच्छा। और सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें कि अगर कोई 25 ईयर्स का पर्सन है और वो 10 साल का एम्प्लॉयमेंट लेता है और वो जब जॉब छोड़ता है, तो उसको फिर ग्रेचुइटी मिलेगी क्योंकि वो बिल अर्ली रिटायरमेंट एक तरह से नहीं नहीं कहलाएगा नहीं नहीं, उसका। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 60 साल में अगर रिटायरमेंट लोगे तो ग्रेचुटी मिलेगी। अच्छा। ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, जिस भी कंपनी से रिटायरमेंट लोगे आपको ग्रेचुटी मिलेगी। वो बात अलग है कि भैया नॉर्मल जो किसी भी कंपनी में जाते हो 5 साल के बाद ही ग्रेचुटी मिलती है नॉर्मली आपको, ठीक है ना। ओके तो ओके। ऐसा कोई लो नहीं है कि 60 साल में रिटायरमेंट लोगे तो ग्रेचुटी मिलेगी, 60 साल से पहले लोगे तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई लो नहीं है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो मिलता है उसका एज से को तो कोई उसका लेना नहीं देना नहीं नहीं, रहेगा एज ना? से कोई लेना देना नहीं रिटायरमेंट है। बेनिफिट जब भी आप रहेगा। रिटायरमेंट लोगे उसके बेस पे आपको मिलेगा। सर और जो अपन जो चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हाउस एजुकेशनल अलाउंस मिलता है उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट रहता है, तो वो स्पेंड जो अमाउंट स्पेंड जो रहता है वो उसमें मैटर करता है क्या? नहीं, या जो अमाउंट जो आपके 7 अलाउंस होते हैं, चिल्ड्रन वाले, हॉस्टल वाले, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट वाले, आउट स्टेशन वाले, ट्राइबल वाले, अंडरग्राउंड वाले, उस केस में अमाउंट स्पेंड आपने कितना किया वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। सिर्फ लिमिट आपको चेक करनी है और जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो आपको चेक करना है। ओके सर। सर जैसे ये टॉप है, एक डाउट था ऐसे पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड। जैसे अपन कोई भी जो है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है डिपार्टमेंट, उसको जैसे किसी भी पर्सन की जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसकी इनकम तो पता चल नहीं सकती। तो हम्म। वो किसी पर्सन को अगर को उनको पकड़ना है या ये टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो वो तो आपके आस डिपार्टमेंट को। तो आप जानते तो वो आपके आस पड़ोस वाले बताएंगे। आस पड़ोस वाले कितने जलते हैं आजकल। हाँ सर। नॉर्मली मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था, हमारे साथ ऐसा केस हुआ था। तो नॉर्मली ये कभी मत सोचना कि आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा। जो आपका दोस्त है आपसे बहुत जलता है, वही जाके बताएगा कि इसके पापा देख लो इतनी इनकम कमा रहे हैं, एक बार चेक करना है इनके घर जाके। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, इट डजंट मीन कि डिपार्टमेंट को पता नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं से इंक्वायरी करवा लेती है, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। थैंक यू सर। ओके जी, हाँ जी सोनल। और एक डाउट है बच्चे का। हाँ जी, 3CF54181 ये किसका है लिखा हुआ? 3CF54181। हेलो, चलो सोनल आप बोल दो डाउट, आप बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी।
सर सर मुझे पूछना था कि आज का ये जो डाउट सेशन है सर, इसके बाद में नेक्स्ट संडे में भी डाउट सेशन होगा या फिर आज ये लास्ट है? ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ? नहीं सर, मुझे पूछना था क्योंकि मेरे थोड़ा कुछ चैप्टर का रिवीजन अभी हुआ नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि अगर वो रिवीजन हो जाए उसके बाद में डाउट्स अगर निकले तो। टेंशन मत लो, हर संडे आऊंगा। आप बस तैयारी करते चलो, मेरी टेंशन छोड़ दो आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अभी अगर किसी का डाउट नहीं हो तो सर मुझे आपको कुछ बताना है, एंड सर यू विल बी डेफिनेटली सरप्राइज आफ्टर आफ्टर हियरिंग दिस। मुझे कुछ ऐसा बताना है आपको। अगर किसी का डाउट ना हो तो लास्ट के मुझे 2-3 मिनट मिल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, चलो मैं लास्ट के 2-3 मिनट आपको दे दूंगा। बिल्कुल, पहले एक बार डाउट ले लूँ ना, नहीं तो कई बच्चे नालायक सोचेंगे पता नहीं क्या चल रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, दो मैं आपको दूंगा। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। थैंक यू सर। सर मेरा डाउट है सर, 25 है जो इनएडमिसेबल डिडक्शंस है सर। हाँ जी बोलो। सर उसके अंदर एक्चुअली जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गए सर कुछ, हाँ तो जी, हम उसको भी माइनस करेंगे या सिर्फ 30% अमाउंट डिडक्ट करके जो आएगी नहीं उसको सिर्फ टैक्सेबल करेंगे? 30% एडहोक डिडक्शन मिलेगी। सर आपने जो क्वेश्चन दे रखा था वो आपने सेट बना रखे हैं हम्म स्कैनर्स, हम्म इनकम टैक्स के स्कैनर से, उसके अंदर क्वेश्चन था लेकिन उसमें सर लीगल एक्सपेंसेस को माइनस करके आंसर निकाल रखा था। एक बार मेरे को या तो क्वेश्चन भेज देना। ओके सर। सर और जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में होता है सर कि पहले होता था दिसंबर 19 में कंसेप्ट की सर 2 हाउस होंगे तो मोर बेनिफिशियल होगा सर, जो हाँ उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और दूसरे को टैक्सेबल कर देंगे सर। हाँ सर जी। अब मान लो कि 3 हाउस हैं तो कैसे निकालेंगे कि सर कि अब दो उनमें से 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के और तीसरे को अगर टैक्सेबल तीन करेंगे सर? देखो, अगर 3 हाउस हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव अगर आपका है तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब, बट फिर भी बता देता हूँ। अगर 3 हाउस हैं तो उस केस में क्या होगा, तीनों को पहले मानना पड़ेगा लेट आउट। तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल लो, और फिर तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल लो। अब तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल ली, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल ली। अब कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है कि अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं और तीसरे को लेट आउट मानूं तो मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है। फिर अगर पहले और तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं, दूसरे को लेट आउट मानूं तो मेरी इनकम कितनी आ रही है। फिर अगर पहले को लेट आउट मानूं और दूसरे तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं, फिर इनकम कितनी आ रही है। जहां इनकम कम होगी वो ऑप्शन बेस्ट होगा, उसको आप चूज कर सकते हो। समझ नहीं आया सर, क्या कैसे? इधर देखो ध्यान से नालायक, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखना सामने। अब ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक घर ये है, एक घर ये है, और एक घर ये है, ठीक है। अब इसमें से Yes. आप इसमें से नया लो क्या कहता है कि 2 घर जो हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, एक घर को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। अब क्वेश्चन आपके मन में ये चल रहा है कि इन तीनों में से किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं, किसको लेट आउट मानूं। तो गवर्नमेंट कहती है इन तीनों को ना तुम डीम्ड लेट आउट मान के सबसे पहले इन तीनों की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दो। अब अगर मैं इन तीनों को लेट आउट मानूंगा तो मैं जीएवी निकालूंगा, एनएवी निकालूंगा, इनकम निकाल लूंगा जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं। इसकी इनकम आ गई, इसकी इनकम आ गई, इसकी इनकम आ गई, ये तीनों की इनकम आ गई। अगर मैं इन तीनों को लेट आउट मानता हूं तो फिर गवर्नमेंट कहती है इन तीनों को एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। अब अगर मैं इन तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, उसकी इनकम कैसे आएगी, जीएवी नील आएगी, एनएबी नील आएगी, 24A नील आएगा, 24B जो इंटरेस्ट है बस वो माइनस होगा। और इन तीनों में क्या आ जाएगा, इन तीनों में लॉस आएगा। आप सब जानते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लॉस ही आता है। अब इन तीनों को लेट आउट माना, मेरी इनकम ये आ रही है। इन तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, मेरी इनकम ये आ रही है। अब मेरे को यहाँ पे ना देखना पड़ेगा कि मुझे फायदा ज्यादा कहां पे है। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम इसको लेट आउट मानते हो और इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हो तो इनको कंबाइन करके तुम्हारी नेट इनकम कितनी आ रही है वो निकाल लो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, अगर मैं इसको लेट आउट मानता हूं तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको मानूंगा और इसको मानूंगा, इसको कंबाइन करूंगा तो इनकम कितनी आ रही है वो निकाल लो। फिर तीसरा केस क्या बनेगा, इसको लेट आउट मानूंगा तो इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा, इनको कंबाइन करके नेट इनकम कितनी आ रही है वो निकाल लो। इन तीनों में से जहां पर भी आपकी इनकम कम आएगी वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा, उसके बेस पे आपको चूज करना पड़ेगा। कहां गया बच्चा? यस सर। सर एक मेरा डिडक्शंस में सर की अमेंडमेंट आई है सर, डिडक्शंस के अंदर कौन सी अमेंडमेंट आई है डिडक्शन में? पूछ रहा हूँ सर क्योंकि दिसंबर 19 के बाद। हाँ अमेंडमेंट आई तो है यार, मैंने अमेंडमेंट क्लास डाल तो दी है, 6 अमेंडमेंट क्लास डाली है। इनकम टैक्स की डिडक्शन के 2 सेक्शन नहीं आए हैं। सर आप वो क्या कह रहे हैं 80
सर आप जो बोल रहे थे कि 80 वाले सेक्शंस के वो कुछ 2 डिडक्शंस है सर वो। 80 JJAA। यस सर। हाँ तो अब मेरे को लग रहा है डेली सेशन सुन नहीं रहे ना शाम को। उसके अंदर मैंने कल ही बोला डिडक्शन के लेक्चर में डाल दूंगा तीनों के तीनों रिवाइज करवाने के लिए। ओके सर। सेशन सुना करो। कहाँ बिजी रहते हो? सर कल बाहर गए। अच्छा ठीक है, चलो। और किसी का डाउट जी? अब 10 मिनट हमारे पास बचे हैं बस। और किसी का डाउट अगर बीच में है तो बताओ फटाफट से। हेलो सर। हाँ सर मेरा डाउट। हाँ चिराग बोलो। हेलो। हाँ चिराग बोलो। सर एक ये पूछना था, वो जो पहले आपको क्वेश्चन पूछा था ना, इसलिए उसमें डिस्क्लेमर था कि वो रॉन्ग था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको सेंड नहीं किया। और दूसरा भी एक डाउट है सर है कि जब प्रॉपर्टी अगर हमने वेकेट रही तो उसमें कैसे हम जीएवी निकालते हैं, सिर्फ वो कॉमनली बता दो ना थोड़ा सा। प्रॉपर्टी यार अगर वेकेंट रही ना, उसमें ये होता है जैसे मान लो एक, अब ध्यान सुनना, आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए। आपने एक्सपेक्टेड रेंट तो निकालना आता है ना, एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर। फिर जो आएगा उसको एसआर से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लेस तो वो आपका ईआर आ जाएगा। अब मान लो एक प्रॉपर्टी का रेंट जो है ना, वो रेंट है लेट्स टेक एन एग्जांपल 12,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को लेट आउट मैंने किया है मान लो 9 महीने के लिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी 3 महीने खाली पड़ी रही है। अब सोच के बोलना 12,000 रेंट है, 9 महीने लेट आउट किया, 3 महीने खाली है, तो अगर मैं 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। 12,000 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 1,08,000। 1,08,000। ठीक है। अब सोच के बोलना 1,08,000 मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। और ओ सॉरी एक्चुअल रेंट आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट मुझे दिया हुआ है 2 लाख रुपए। अब सोच के बोलना मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है। अब क्या एक्चुअल रेंट जो मेरा कम आ रहा है उसका रीजन वैकेंसी है या नहीं है। अब सोच के बोला अगर ये 3 महीने घर खाली ना होता तो 12 महीने से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो भी तो मेरा एक्चुअल रेंट 1,44,000 ही आता। और 1,44,000 जो है 2 लाख से कम ही है। हाँ 1,44,000। तो मैंने क्लास में ना ये समझाया था कि अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से और उसका रीजन अगर वैकेंसी है फिर तो एक्चुअल रेंट जीएवी बनेगा, और अगर रीजन वैकेंसी नहीं होगा ना फिर एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बनेगा। ये मैंने बताया था क्लास में। ओके ठीक है चिराग, आया कुछ समझ? ओके सर। हाँ ओके थैंक यू। ओके जी। हाँ हाँ जी। हाँ सर आ सोनल। गया, अभी वो क्लियर हो गया और वो पहले वाला रॉन्ग था, हेलो सॉरी। हेलो 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 सर। हाँ वेदा। हेलो हेलो। हाँ जी वेदा, वेदा बोलो। हाँ हाँ सर, मेरा डाउट था कि मतलब जब भी हम लोग कोई पर्सनल एसेट बिल्डिंग था, मतलब एक क्वेश्चन था उसमें बिल्डिंग था, वो बिजनेस दो साल बाद चालू किया और बिल्डिंग 2 साल पहले लिया था, तो फिर जब भी बाद में हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे वो बिल्डिंग, तो उसका मतलब अमाउंट क्या लेने का अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। नहीं, आपने बिल्डिंग घर में यूज किया पहले। हाँ पर्सनल एसेट, हाँ, और 2 साल बाद बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ तो जितने जितने टाइम आपने घर में यूज किया उतने का डेप्रिसिएशन हटा दो, ठीक है ना। जैसे मान लो 2 लाख की मशीनरी थी, 15% रेट था, तो पहले साल का 30,000 डेप्रिसिएशन उसको माइनस कर दो। अगले साल का फिर आपका जो अगले साल का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको भी माइनस कर दो। फिर जो बैलेंस वैल्यू बचेगी उसी पर आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। मतलब 2 साल का हटाने के बाद जो बैलेंस वैल्यू बचेगी उस पर ही क्लेम करोगे, क्योंकि 2 साल आपने पर्सनल यूज किया था और पर्सनल यूज वाले केस में डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ओके सर, मतलब पर्सनल यूज के टाइम डेप्रिसिएशन नहीं लगाने का? नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं होगा ना। लगाना तो है बट आपको पीएनएल में डेबिट नहीं करना। ओके हाँ जी। ओके, हाँ समझा समझा, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी। हाँ सोनल बोलो। यस सर। सर अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, अब तो किसी का डाउट नहीं होगा ना सर? अभी बस 2 मिनट चाहिए मेरे को, 2-3 हाँ हाँ मिनट। बोलो बोलो, चलो बोलो। सर मुझे आपको एक्चुअली ये ना बाद में बताना था। मुझे लगा था कि जब एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं अपने पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ही आपसे फेस टू फेस मिलने आती और तभी शायद मैं ये बात आपको बताती। पर सर अभी इतना पोस्टपोन हो रहा है, कब जाके होगे तो वो मुझे इतना टाइम वेट कौन करेगा, मुझे अभी बताना है आपको। अच्छा हाँ बताओ। सर एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे पास ना 2 साल पुराना सिलेबस था जो भी एडवांस्ड टैक्स का था पूरा। ओके। और मैं सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस की स्टूडेंट सर। अच्छा और मेरे 2 ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट मतलब लास्ट ग्रुप मेरा बचा हुआ है सर, ये अच्छा। टैक्स वाला।
तो सर मैं ऑब्वियसली सी बात है, जब 2 साल पुराना सिलेबस हो तो हर कोई ये सोचेगा कि अभी क्या करें, कि मतलब अभी नई बुक परचेज करें या फिर फेस टू फेस क्लासेस लें। वो बात मेरे माइंड में भी हिट की थी। और उसके बाद में मैंने फिर देखा कि आपके चैनल पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने जुलाई 18 से लेके और अब तक की, सो यू अमेजिंग दैट कि कितनी सारी वीडियो, 100 प्लस वीडियोस हैं आपकी जो उसमें पड़ी हुई हैं। मैंने वो सारी की सारी देख डाली और मार्च के महीने से मैंने देखनी स्टार्ट की थी, और हर दिन की शुरुआत मैंने आपकी वीडियो से की है और सारी वीडियो देखी है, और सारी अमेंडमेंट मेरी हो चुकी है। मतलब मुझे किसी बुक की सिंगल जरूरत भी नहीं पड़ी। सिंगल अमेंडमेंट मेरी सारी आपकी वीडियो से हुई है सर। थैंक यू सो मच। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मैं बच्चों को कोचिंग देना बंद कर दूं? नहीं सर, बट पता है क्या, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर सर आप ये सब कुछ नहीं करते ना, इतना इनिशिएटिव नहीं लेते और नहीं नहीं, इतनी, और आपकी ये ऐसा सर नहीं है, आपकी ये जितनी भी अमेंडमेंट वीडियोस हैं, मैंने आपकी अमेंडमेंट वीडियो और रिवीजन और इवन आपने जो फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है ना आपने, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की थी चाहे वो प्रोफेशनल की थी, मैंने आपकी सारी देखी है वो, क्योंकि ओ कहीं ना माय कहीं कुछ ना गॉड। कुछ डाउट हर एक से क्लियर होता है। सो यू कांट इमेजिन 100 प्लस वीडियो है, वो एक दो दिन में नहीं होती। मैंने मार्च के महीने से देखनी स्टार्ट की है, और आज अब रिसेंटली अब जो सेशन चल रहे हैं आपके, मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया है। मेरी बस आपकी एक ही वीडियो सिंगल बची है जो इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास की है, वो मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उसे देखूंगी, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए उसमें, इनकम सर टैक्स में। और बहुत जीएसटी की बढ़िया, रिवीजन तो मैंने साथ साथ ही किया आपके। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली सी बात है सर, अगर मैं ये सब नहीं करती तो मुझे दिल्ली आना पड़ता, और 2 साल पहले मैंने कहीं जाकर कभी क्लास ली थी, और 2 साल बाद अब मुझे क्लास लेनी पड़ती। अगर मैं, बाय द वे, इस लॉकडाउन के चक्कर में अगर दिल्ली अटक जाती हूँ तो शायद मैं अब फैमिली के साथ नहीं होती, मैं फैमिली के साथ हूँ, सेफ हूँ। सो जस्ट ओनली रीजन इज दैट सर, ओनली बिकॉज ऑफ यू। मैं आपकी नहीं नहीं, बहुत बड़ी फैन हूँ सर। ऐसा इवन कुछ मैं ही नहीं है। नहीं, मेरी मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरे पेरेंट्स आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं सब, बहुत हाँ, ज्यादा। ब्लेसिंग देखो मुझे चाहिए, बट ये मत बोला करो कि मेरी वजह सब कुछ हुआ है। देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बच्चे के लिए, ठीक है। मैं मेरे मतलब मेरे को ये लगता है कि जो मेरी थिंकिंग है, वो आप बोलते हो कि सर आपकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको भी ये बात बोलता हूँ कि जिस दिन भी आप कुछ भी बनो, हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी दूसरे के लिए काम नहीं करोगे ना, तो लाइफ में आप कभी यस सक्सेसफुल सर। आप बन जाओगे, बट आपको अंदर से ना सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी। तो यस सर। ऑलवेज सर ऑलवेज हमें मतलब ये काम किया करो कि एक काम मुझे डेली अच्छा करना है, तो बस मैं तो इसलिए करता हूँ कि हाँ, यूट्यूब पे मेरा आने का मेन मोटिव क्या है कि मुझे एक काम दिन में अच्छा करना है, वो मेरी फैमिली के लिए हो जाए तो और अच्छी बात है। बस ये मेरा मोटिव रहता है। यस सर। सर अगर सर मेरे जैसे और भी बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो जिनके पास 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना सिलेबस है, और आपके अमेंडमेंट क्लासेस देख के वो हो गया, और मेरे पास तो 2 साल पुराना था, तो मैंने 2 साल की देखी है आपकी, जुलाई 18 से लेके अब तक की सारी वीडियो देखी है आपकी। चलो और बहुत सर बढ़िया है। जस्ट लाइक कि मतलब, और सर एक चीज और कि कैसे बताऊं मतलब सर आपको बहुत ज्यादा, और स्पेशली सर मैं ये दैट आई प्रॉमिस यू दैट कि जिस दिन अब रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जैसे एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, जो भी हाँ, तो कंडीशन होगी, मिठाई अभी लेके आना। कंडीशन जो चल रही है, पक्का सर मैं पक्का आपसे फेस टू फेस मैं मिलने आऊंगी पक्का सर आपके चलो अकेडमी बहुत में। बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अपने और पेरेंट्स को सर भी मेरी अभी नमस्ते अभी बोलना। थैंक यू सर। सर और जो भी अभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जो भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आज का सेशन सक्सेसफुल हो गया है, इतने सारे बच्चों ने डाउट पूछे हैं, तो हम सबकी तरफ से सर को एक सैल्यूट कर दो प्लीज सर, जो भी नहीं, बच्चे देख मैं रहे हैं अभी, जो नालायक, भी मैं तुम्हें सैल्यूट स्टूडेंट्स। करता हूँ, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। ये नहीं, आप मुझे मत करो, सर मैं हम आप आपको सभी को। सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट आप यू इत, सर। आप इतना टाइम निकाल के डाउट लेने के लिए आए हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ डाउट लेने के लिए आते हैं, देख लो कितने कम बच्चे बैठे हैं। ये तो आप टाइम निकाल के आए हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ जी, सर आप वर्णिका। गॉड हाँ सर, गिफ्टेड हो सब में। सैल्यूट तो बनता है। हाँ, सैल्यूट, ये लो जी, मैं सैल्यूट आपको तो करता बनता हूँ है, क्योंकि सैल्यूट। जितना, नहीं जितने हमारे मतलब जहाँ से हमने क्लासेस परचेस किए थे, उन्होंने हमारे लिए इतना नहीं किया नालायक जितना नहीं, आपने ऐसे हमारे लिए ऐसे नहीं किया है। बोलना चाहिए। सच ये में। बीच में नहीं बोलना, ये बात नहीं मैं मतलब सुनूंगा। नहीं, किसी की बुराई नहीं सुनूंगा ना ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नहीं नहीं, ये चीज गलत। वर्णिका, आपको डाउट है? वर्णिका, वर्णिका, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो हेलो हाँ सर। सर। चलो, तो अब सिर्फ सर 30 देखिए सेकंड बचे हैं,
तो फिर बाकी अगर कोई भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट संडे मैं जरूर आऊंगा जी, अपने डाउट्स इकट्ठे कर लेना। Yes, sir. बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट Yes, sir. सेशन में। ये सारे मैं यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे एक बार जरूर देख लेना। और बाकी शाम को मैं डेली शाम को 7 बजे आता ही आता हूँ, उसको जरूर देखा करो, तैयारी करो, कूल माइंड से करो, स्ट्रेस फ्री रहा करो और जिंदगी अच्छे से